नमस्कार साथियों। आज हम पुनः रचयिता के फेसबुक पेज पर एक नई किताब को लेकर के हाजिर हुए हैं और आज हम एक ऐसी किताब को लेकर के हाजिर हुए हैं जो भारत के मानचित्र को आपके सामने रखने के लिए है, जहां पर जो ऐसा भारत जो हाशिए पर है, ऐसा भारत जिसे हम टेलीविज़न की दुनिया से हम दूर देखते हैं, जिसे हम अखबार की दुनिया से दूर देखते हैं, जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ शब्दों के माध्यम से महसूस कर पाते हैं जब तक हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। एक ऐसी किताब जिसकी जो अभी ही प्रकाशित हुई है कुछ महीने पहले, और तमाम आलोचकों ने, तमाम लेखकों ने और तमाम पाठकों ने इसे आड़े हाथ लिया है। और इस किताब का नाम है एक देश 12 दुनिया, जिसे राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है और इसके लेखक हैं शिरीष खरे जी। मजेदार बात यह है कि इस पुस्तक की समीक्षा रवीश कुमार ने की है। यह अपने आप में किसी भी लेखक के लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपको रोज किसी न किसी नए मंच से आपको समीक्षा प्राप्त हो रही है, आपको नए लेखकों के माध्यम से आपको समीक्षा मिल रही है। यानी समीक्षा सिर्फ समीक्षा नहीं होती है, उस लेखक के द्वारा या उस पाठक के द्वारा पढ़ने के बाद उसकी प्रतिक्रिया होती है, जो वह पाठक पढ़ता है उसे महसूस करता है। तो अमूमन रवीश कुमार जी किसी भी प्रति की या किसी भी किताब की समीक्षा नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं जो उन्हें पसंद आता है। तो मुझे लगता है कि यह किताब सच में इतनी बेहतरीन है कि इसे पढ़ने की ज़रूरत है और आने वाले समय में हम इसे पढ़ करके भारत के उन हाशिए पर पड़े हुए लोगों को महसूस कर सकते हैं। इसलिए भी यह किताब ज़रूरी है कि हम जिसे दरकिनार करते हुए आए हैं, जिसे हम जान भी नहीं पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या बीत रहा है। खास करके जब आप भूख से तड़पते हुए बच्चे की मौत को लिखते हैं, जब आप भूख को महसूस ही नहीं कर पाएंगे तो एक बच्चे का मरना कैसे महसूस कर पाएंगे। जब तक आप किसी वेश्या को पास से महसूस नहीं कर सकते, जब आप किसी वेश्या के जीवन के उन तथ्यों को जान नहीं पाएंगे, तब तक उस वेश्या को आप गलत नजर से ही देखेंगे। जबकि कोई भी चीज अमूमन यूं ही नहीं घट जाता है, उसको घटने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया से गुजरते हुए वह उस स्तर पर पहुंचती है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वह भूख से तड़पते हुए बच्चे हो, चाहे वो किसान की समस्या हो। इन तमाम समस्याओं को भारत के हाशिए पर रखा गया है, जिसे हम खास करके हम जो एलाइट क्लास के जो लोग होते हैं वो इससे दरकिनार रहते हैं, वो इसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको एसी से निकलने की फुर्सत ही नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा पत्रकार जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो उस कस्बों में रात बिताया हो, जो उस कस्बों में उन लोगों के पास बैठ करके उनके साथ भोजन किया हो, जो उन लोगों के बीच रह करके उनको जिया हो, उनसे बात की हो और उनको महसूस किया हो, और उसी का यह दस्तावेज है यह किताब। तो यह किताब जो है मूल रूप से रिपोर्टाज शैली में लिखी गई है और 12 लेखों में इसे विभाजित किया गया है, जो विभिन्न राज्यों के लोगों को लेकर के लिखा गया है। तो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं एक देश 12 दुनिया के लेखक शिरीष खरे जी, और उनसे बातचीत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान हिंदू कॉलेज के सहायक आचार्य नौशाद अली जी। तो आगे हम स्नेहदीप को आमंत्रित करेंगे जो लेखक का परिचय दें। नमस्कार। शिरीष खरे जी की एक संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी को देना चाहूंगी। आप मूल रूप से मध्य प्रदेश के मदनपुर गांव के निवासी हैं। आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद पिछले 18 वर्षों से ग्रामीण पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं। न केवल मेन स्ट्रीम पत्रकारिता अपितु स्वतंत्र पत्रकारिता में भी
आपका योगदान रहा है। आपने आंदोलनों को बेहद नजदीक से देखा और आपने आंदोलनों के साथ एक लगाव भी महसूस किया है। इसके साथ ही आप कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। ग्रामीण पत्रकारिता में जो वंचित समाज से के मुद्दे हैं, उन पर आप सदैव लिखते रहे हैं। शुद्ध सामाजिक, वैज्ञानिक और प्रगतिशील चेतना आपकी पत्रकारिता में हमें देखने को मिलती है। भारतीय प्रेस परिषद सहित पत्रकारिता से संबंधित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपके द्वारा देश के 7 राज्यों के 1000 से ज्यादा स्टोरीज और सफरनामे, खोजी पत्रकारिता पर तहकीकात और प्राथमिक शिक्षा पर उम्मीद की पाठशाला पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। आपको 1.5 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता में 5 राजधानियों नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, रायपुर और मुंबई में काम का अनुभव रहा है। इस दौरान पूरी तरह गांवों पर केंद्रित प्रिंट मीडिया की मुख्य धारा के भीतर बाहर रहते हुए ग्रास रूट की 1000 स्टोरी रिपोर्टिंग, विभिन्न वेबसाइटों पर 150 से अधिक वेब स्टोरीज रिपोर्ट, ग्रामीण पत्रकारिता में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। अब अगर हम बात करें तो आपको साथ ही आपको लैंगिक संवेदनशीलता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए 2 बार लाडली मीडिया अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। प्रतिष्ठित माधवराव सप्रे भोपाल और मिनी माता रायपुर पत्रकारिता सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुके हैं। सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज नई दिल्ली द्वारा मीडिया शोध और रीच लिली चेन्नई द्वारा टीवी रिपोर्टिंग के लिए फेलोशिप भी आपको मिली है। अन्वेषण और रिपोर्टिंग पर तहकीकात पुस्तक की बात जैसे मैंने की, और साथ ही आज अगर हम बात करें तो आज हमारे सामने इनकी एक नई पुस्तक एक देश 12 दुनिया हमारे समक्ष है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अब इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए मैं नौशाद सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद स्नेहदीप। रचयिता और राजपाल प्रकाशन के द्वारा आयोजित इस पुस्तक चर्चा में मैं आप सभी सुधी पाठकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, और शिरीष खरे जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी पुस्तक महज अभी चंद महीनों में ही इतनी ख्याति प्राप्त कर गई है कि यह फेसबुक और वर्चुअल माध्यम से 5वां कार्यक्रम हम कर रहे हैं। अलग अलग संस्थानों और अलग अलग लेखकों के द्वारा इससे पूर्व भी 4 कार्यक्रम हो चुके हैं। आमतौर पर पुस्तक पर परिचर्चा तभी शुरू होती है जब उस पुस्तक को पढ़ लिया जाता है और उस पुस्तक के संबंधित तमाम तथ्यों की पड़ताल कर ली जाती है। यदि मैं अपने अनुभव से कहूं तो यह पुस्तक अपने आप में पत्रकारिता से संबंधित और साहित्य से संबंधित उन तमाम मानदंडों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करती है। फेसबुक की दुनिया पर जब हम ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करते हैं तो आज बहुत सारी ऐसी सामग्री हमें दिखाई देती है जो कई जगह भ्रामक खबरें भी फैलाती है और हम उससे ओतप्रोत भी हो जाती हैं। लेकिन कई बार हमें कुछ बेहतर चीजें भी नजर आती हैं। ऐसे ही जिस दिन इस पुस्तक के बारे में दिखाई दिया, मैंने कहा कि ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। और इस पुस्तक के जब हम मुख्य पृष्ठ को देखते हैं और इस पृष्ठ पर छपी हुई इन तस्वीरों को देखते हैं तो हमारा ध्यान महानगरों की उस चकाचौंध से हटकर चला जाता है उस भारत की ओर जिसके बारे में आज बात नहीं होती है। हमने इस महामारी के दौर में देखा कि किस तरीके से मजदूर वर्ग महानगरों से पलायन कर रहा था। उसकी खबरें दिखाने वाले कोई नहीं थे। कुछ चैनल थे वो अपवाद रूप में हैं, कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेकिन वे खबरें मुख्य माध्यम के जरिए नहीं आ रही थी।
इस पुस्तक में वो तमाम चीजें हमें दिखाई देती हैं। शिरीष खरे जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पुस्तक को हर एक बिंदु के साथ प्रस्तुत किया है। सबसे पहले वो भूख और कुपोषण की बात करते हैं। वह कल मर गया, जिसमें भूख और कुपोषण की बात है। फिर उसके बाद पिंजरे नुमा कोठरियों में जिंदगी, वैश्यावृत्ति पर बातचीत है। अपने देश के परदेसी पहचान पाने के लिए इसी देश के वो घुमंतु जाति आज भी परेशान है। सैयद मदारी हों जो कि स्टंट करने वाले हैं। हम रोज सड़कों पर चलते हुए गलियों में कुछ मदारी का खेल देख लेते हैं, कुछ पैसे भी दे देते हैं, लेकिन उनकी जीवन की कोई कथा हमारे साथ जुड़ी नहीं है। शिरीष खरे जी ने बहुत बखूबी कि कोई सितारा नहीं चमकता उन सैयद मदारी की कहानियों को दिखाया। हम जानते हैं कि गन्ने की खेती होती है, महाराष्ट्र बड़ा इलाका है, चीनी उत्पादन है, लेकिन उसके पीछे का जो अंधकार है कि कैसे एक इलाके के मजदूरों को उठा करके एक लंबे समय तक, दिवाली से लेकर के मई जून तक, यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर के मई जून तक उनको रखा जाता है। उनके बच्चे स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाते हैं, वो खेतों में ही रहते हैं। ये मजदूरी की समस्या को उठाया उन्होंने। साथ में एक ऐसी तस्वीर भी दिखाने की कोशिश की कि जिसमें शिक्षा से बदलाव आ रहा है, और उन्होंने सूरज को तोड़ने जाना है लिखा। फिर जो शहरों में विस्थापन है, मीराबाई को नींद नहीं आती है। गुजरात जिस मॉडल की चर्चा इतने लंबे समय तक होती रही, आज भी होती है, उस गुजरात मॉडल का रूप क्या है उसे भी समझना होगा। और हम देखें तो जो शहरों में विस्थापन है वो किस तरीके से बना हुआ है। नदियों की समस्याएं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत नदियां बहती हैं और नदियों का देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसी देश में नदियों को कैसे मृत प्राय बनाया जा रहा है। तमाम सरकारी योजनाओं के माध्यम से, औद्योगिकरण के माध्यम से, और यहां तक कि स्वयं उन लोगों के जरिए जो वहां पर रह रहे हैं, उनकी भी अपनी एक मजबूरी है। वे तुम्हारी नदियों को मैदान बनाएंगे, नर्मदा की समस्या पर आधारित। हिंदुस्तान में उच्च जातियों का जो दबाव है, जो पुरुषों का वर्चस्व है महिलाओं के अधिकारों पर, बलात्कार जैसी समस्या हो, गांवों से निकाल देना हो, और हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं इस बारे में। दिल्ली में घटना होती है, बिहार में घटना होती है, हम पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म है, जिस व्यक्ति पर गुजरता है, वो कैसे है, इसको बखूबी उभारती हैं सुबह होने में देर है, राजस्थान से। फिर बस्तर की समस्या क्या है, क्यों नक्सली बने, और वहां जीवन कैसे है, उस जीवन को भी देखना। साथ में जो मुआवजा है किसानों की फसलें खराब हो जाने पर, मुआवजे की जो राजनीति है कि हमने 10,000 करोड़ दे दिए, हमने 15,000 करोड़ रुपए दे दिए, क्या वो मुआवजा उस किसान तक पहुंचता है? इस कथा को भी शिरीष खरे जी ने बहुत बखूबी प्रस्तुत किया है। आप देखिए, इस पूरी पुस्तक में महाराष्ट्र से संबंधित 6 रिपोर्ट हैं, एक गुजरात से संबंधित, एक मध्य प्रदेश से संबंधित, एक राजस्थान से संबंधित और 3 छत्तीसगढ़ से संबंधित। और जिसे हम हाशिए का समाज कह रहे हैं, जिसे हम हाशिए के भारत की तस्वीर कह रहे हैं, वो संपूर्ण भारत की तस्वीर है, जिसमें दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं। यह हाशिया नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारत है जो मुख्य धारा में नहीं आ पाता। और बार बार इसको कुछ वर्ग, कुछ सीमित लोग
हमेशा पीछे करने की कोशिश करते रहे। और हम देखें कि ये नए सिरे पर आधारित एक ऐसी मार्मिक रिपोर्ट है जिसमें साहित्यिक संवेदना भाषा के उस माध्यम से प्रस्तुत हुई है और अपनी बात को पाठकों तक बड़े सशक्त रूप में पहुंचाया है। पत्रकारिता की सीमा को लांघकर सूचना और तथ्यों की विश्वसनीयता के साथ यह पुस्तक हमारे सामने मौजूद है। और जब लेखक अपने अनुभव की कसौटियों पर इन चीजों को तौलता है तो इसमें एक नयापन उभर करके आता है। हिंदी में साहित्यिक चीजों को जब हम देखते हैं तो गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें एक विधा है रिपोर्टाज। 40 से 80 तक, 1940 से 80 तक हिंदी में रिपोर्टाज बहुत लिखे गए, लेकिन ये अब विधा गायब सी हो गई है। शिरीष खरे जी ने नए कलेवर में रिपोर्टाज प्रस्तुत किया है और वर्ष 2008 से 2017 तक अपनी पत्रकारिता की यात्रा का जो लेखा जोखा है वो इस पुस्तक में मौजूद है। शिरीष खरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और इस पुस्तक पर बातचीत के लिए सबसे पहले सवाल के रूप में यह है कि पत्रकार से लेखक तक का सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, मैं मध्य प्रदेश में गांव है नरसिंहपुर जिले में मदनपुर, तो वहां से मैं अकेला कभी कोई बड़े शहर में गया नहीं, लेकिन 12th पास करने के बाद मैं भोपाल गया पत्रकारिता करने, तो फिर अकेले रहना हुआ। तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी मेरी वो ये थी रोड को क्रॉस करना। मतलब हमारे यहाँ जो गांव में तो ट्रैफिक जैसी कोई दिक्कत होती नहीं, पार्किंग जो है वो भोपाल में कैसे हम सड़क को क्रॉस करते हैं, यहाँ से मैंने शुरू किया। और फिर प्रदेश की राजधानी थी भोपाल, और फिर कुछ सपने लेकर मैं दिल्ली गया था। तो उस दौरान मेरा सपना ये था कि मैं चैनल में काम करूं। तो तुरंत तो काम मिलता नहीं है, तो कुछ एक ग्रुप मिले जहां मैं कुछ काम करता था, थोड़े बहुत पैसे कमाता था, पर उससे होता नहीं था। और संभावना ऐसी चीज है कि आज हो जाए और 1 साल बाद भी ना हो जाए। तो मैं हमेशा संभावना तलाशता था कि मुझे चैनल में जॉब मिले, तो मैं रेज्यूम लेके चैनलों में जाता था। और इधर कम से कम 5-6 हजार रुपये उस समय भी चाहिए थे दिल्ली, बात 2002 की है। तो पढ़ाई के बाद बार बार पिताजी से कब तक हम मांगेंगे, और ये संभावना ऐसा शब्द है कि इसका तो कोई अंत नहीं है। तो मुझे लौटना पड़ा अपने गाँव काफी समय तक। और उसके बाद एक वो जो ग्रुप था जो दिल्ली वाला, वो वैचारिक ग्रुप था, और वहां से मेरी वैचारिक समझ पुख्ता हो गई थी, और दिल्ली ने ही लगता है मुझे रवाना किया था। फिर कुछ समय तक मैं बेरोजगार रहा, फिर कुछ इसी तरह के ग्रुप और मिले आंदोलनों के, तो वहां मैं जुड़ गया, समझ बनती गई, कुछ लिखना पढ़ना भी होता गया, पर दिल से ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब छूटेगा जब एक अच्छी नौकरी मिलेगी, और ये सब मैं भूल जाऊंगा, और मैं अपनी जिंदगी की जो चीजें हैं उसकी तरफ दौड़ूंगा, जो एक मध्यम वर्ग के सपने होते। और अच्छी नौकरी मुझे मिली भी साल 2008 में बम्बई। लेकिन जो मेलघाट के जो शुरू होती है वहां से मेरा टर्न होता है। तो मैंने वैसे तो 2002 से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ एक तरह से, लेकिन 2008 की जर्नलिज्म जो है वहां से मैं इस तरह के इशू से दिल से भी जुड़ता हूँ और दिमाग से भी जुड़ता हूँ। और इस तरीके से वो एक शुरुआत होती है जो कि इस पुस्तक की जो शुरुआत है वहां से दरअसल मेरी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। वह कल मर गया मेलघाट की दुनिया। जी जी, ये जो आपने कल मर गया मेलघाट से संबंधित जो आपने रिपोर्ट लिखी है, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसकी जो जड़ है वो मेलघाट से जुड़ी हुई है। भूख की जो जड़ है, अगर उसको समझना है तो हमें दिल्ली से बाहर निकल के मेलघाट जैसी जगहों पर जाना पड़ेगा। मेलघाट की स्टोरी में 3 हिस्से हैं मुख्यतः। पहला हिस्सा है जंगल को उजाड़ना, दूसरा हिस्सा है आदिवासियों का विस्थापन, और तीसरा हिस्सा है पुनर्वास। पहले हिस्से से ही चीजें शुरू होती हैं।
1970-80 में जब हम ये कहते हैं कि अब डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब ये है कि अब सड़क बनेगी, जंगल कटेंगे, टूरिज्म आएगा, कॉर्पोरेट आएगा, बाघ आएगा। इसका मतलब ये है कि उसका जो अधिकार है आदिवासी का वो कम होता जाएगा। और आदिवासी क्या है? आदिवासी का जो जीवन है, उसकी आजीविका है, वो जंगल है। तो जब उसकी आजीविका छीन लोगे आप, तो उसके पास तो काम करने के लिए कुछ है नहीं। तो वहां से शुरू होती है बेकारी, बेकारी से शुरू होती है भूख, और भूख से शुरू होता है कुपोषण, और ये होता है पलायन। तो ये पूरा चक्र है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेलघाट जैसी जगहों पर जाना, और वो जल, जंगल और जो जमीन है उसके संसाधन कौन लूट रहा है उस पर पड़ताल करना। उसके संसाधन जो लूट रहे हैं वो, जैसे कि पिछले डिस्कशन में भी बात हुई कि 21वीं सदी में जो भारत के थोड़े से लोग जाना चाहते हैं सारे संसाधनों को लूट कर, वो लोग हैं जो एक जो देश है 19वीं सदी में जो पड़ा हुआ है उसके संसाधनों को लूट कर, उस पर कब्जा करके वो उसमें जाना चाहते हैं। तो इसमें इस तरीके से मेलघाट अगर 19वीं सदी में है तो कोई हिस्सा इसमें 20वीं सदी में है और कोई हिस्सा इसमें आगे बढ़ना चाहता है। इस तरीके से कई दुनियाओं का। तो मेरी जो मूल बात है, जो कि आपका सवाल है कि भूख भूख और कुपोषण को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं, तो उसका हल तो यही है कि आप उनकी जल, जंगल और जमीन उनको दे दो, आधा काम आपका हो जाएगा। क्योंकि आपकी वरीयता में कभी रहा ही नहीं कि आप उनको एजुकेशन दोगे, क्योंकि वो एजुकेट होते बहुत बड़ा हिस्सा। आपकी वरीयता में रहे ही नहीं कि अस्पताल दे दो, आपकी वरीयता में रहा है कि सड़क बना दो, तो सड़क बन गई। आपकी वरीयता में रहा कि जंगल काट दो, तो जंगल कट रहे। तो बेहतर ये है कि आप उनको उनके रिसोर्स दे दो, आधा काम उनका हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो मनरेगा है या फिर जो भोजन की सुरक्षा की जो बातें हैं, ये बातें स्थायी को नहीं ला सकती, इसमें बहुत स्ट्रगल है। मतलब मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है मनरेगा और ये जो सुरक्षा को लेकर के जितनी भी योजना है, मिड डे मील वगैरह, ये क्या है, नए विकल्प तलाश रहे हैं, एक मजबूरियां तलाश रहे हैं। मुख्य बात यह है कि आप उनको जमीन दे दो। तो इसमें कई दुनिया है। एक दुनिया है जो कि मनरेगा की लड़ाई लड़ रहा है संघर्ष के लिए, एक दुनिया है जो कि मिड डे मील की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो असली लड़ाई लड़ी जा रही है वो जमीन की है, कि आप मराठवाड़ा में महिलाएं जमीन मांग रही कि हमें जमीन दे दो, ये हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, और फिर हमें कुछ मत देना, कोई खैरात मत देना हमें। क्योंकि जो मनरेगा की जो खैरात है उसमें भी दबंगों का एक वो चलता है, और वहाँ पंचायतों में, और वो नहीं चाहते कि मतलब जब एग्रीकल्चर का सीजन आता है तो उनको उस समय काम। और तो वो जो है ऊपर से नीचे तक जो है जाति का एक जो ढांचा है वो वहां भी शोषण करता है। इसलिए जो असली लड़ाई है, भूख की जो असली लड़ाई है, कुपोषण की जो असली लड़ाई है, वो मनरेगा तो छोटी लड़ाई है। और जो 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 जो, जो फूड सिक्योरिटी की लड़ाई, वो मतलब मिड डे मील वगैरह की लड़ाई, वो छोटी लड़ाई। असली लड़ाई है जमीन की लड़ाई। जमीन की जमीन लड़ाई। दे दो, उनकी रिसोर्स दे दो, ये वहां पर सॉल्यूशन है, और वो नीतिगत सॉल्यूशन है, और उसको संघर्ष करके मिलेगा। वो अगर आप चाहोगे कि कोई खैरात में देगा, तो अभी तो उस तरह की डिस्कशन भी बंद है जी जी। ये जो जमीन है, जमीन के माध्यम से ही ये समस्या बनी है, और अगर जमीन मिल जाती है तो ये समस्या का निदान भी हो जाएगा। जी, इसी आपके दूसरी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल है कि चूंकि आप जो हैं वो कमाटीपुरा के बारे में लिख रहे हैं, और आपने लिखा कि पिंजरे नुमा कोठियों में जिंदगी कैसे है, आपके अनुभव से यौन कर्मियों के लिए किस तरह के सुधार की आवश्यकता हो सकती है, और आपका नजरिया क्या है इस पर? गया था कमाटीपुरा की गलियों में, एक पत्रकार, एक लेखक, एक समाज सेवक, तो वो प्रेम मेरे टूट गए थे। क्योंकि मध्यम वर्ग की मानसिकता लेके जब हम जाते हैं और हम कहते हैं कि हम समाज सुधार के लिए आए हैं, हम पत्रकारिता के लिए आए, तो हम समझ ही नहीं सकते कि असली प्रॉब्लम क्या है। मेलघाट की गलियों ने, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के सेक्स वर्कर ने मुझे ये समझाया कि आपके बहुत सारे माइंड सेट हैं जो कि आप मध्यम वर्ग से लेके आए, पहले उनको तोड़ो। और जब मैं वहां से निकला तो ना मैं पत्रकार था, ना मैं सोशल वर्कर था, ना लेखक था, ना चिंतक था, कुछ नहीं। और मैंने वहां से सीखा, और आज भी ये किताब में कई माइंडसेट हो सकते हैं
जिसको लेकर के मैंने खुद अपने आप को एक सूत्रधार रखा, अपने आप को कैरेक्टर बनाया। क्योंकि आमतौर पर ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब आप आदिवासी की बात कर रहे हो, दलित की बात कर रहे हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहे हो? अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं एक मध्यम वर्ग ग्रामीण पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे माइंडसेट क्या हो सकते हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मेरे माइंडसेट कैसे टूटते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो एक्सपीरियंस है, इसके लिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ हर एक स्टोरीज में, और वो माइंडसेट टूटना, वो पूरी पिक्चर सामने आती है। तो कमाटीपुरा की गलियों की जो बात है, सेक्स वर्कर की बात है, मैं कोई बहुत बड़ा प्लानर नहीं हूँ कि मैं कुछ बहुत ही कॉन्क्रीट सोल्यूशन दूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर पुनर्वास को लेकर के कार्यक्रम होना चाहिए, और उसमें एक आजादी देनी चाहिए सेक्स वर्कर को कि वो उसमें आना चाहते कि नहीं आना चाहते, यानी उनकी स्वतंत्रता भी होना चाहिए। और उनकी जो बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा, या वो जो है वो उन्होंने अपना जो जीवन है वो तो ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन जो नई जनरेशन है वो बाल मन किस तरह से उसको ले रहा है, क्योंकि वो तो उसी समय पूरे समय उनके साथ में है। तो बाल मन और उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर एक बड़ी परियोजना बनाने की जरूरत है, नीतिगत परियोजना बनाने की जरूरत है। लेकिन उस नीतिगत परियोजना में आपको कोई चीजें थोपनी नहीं, बल्कि एक तरह की छूट उन्हें देनी, मुझे ऐसा लगता है। जी, पुनर्वास से ही जुड़ा हुआ ये सवाल है कि जिस तरीके से आपने अपनी चौथी रिपोर्ट में जो अपने देश के परदेसी कोई सितारा नहीं चमकता, उसमें जो आपने भारत के घुमंतू जातियों और नटों की बात की है, आप उनकी कौन-कौन सी समस्याओं को देखते हैं? क्योंकि पुस्तक में इस बारे में है, पाठक जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो जानना चाहेंगे कि घुमंतू जातियों की और नटों की क्या-क्या समस्याएं हैं। जो मैंने समझा वो ये है कि घुमंतू जाति को आमतौर पर इस देश के अंदर एक मनोरंजन के तौर पर देखा गया, कि वो तमाशा दिखाएगा, हम कुछ चीजें उनके सामने डाल देंगे और वही उनकी आजीविका का हिस्सा है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी में वो स्पेस भी उनके लिए नहीं बचा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय से आगे बढ़कर उन्हें एक नागरिक के तौर पर पहचान हासिल करना और उस तरह का दर्जा देना, वो एक बहुत बड़ी लड़ाई भी है, और बहुत बड़ी संभावना भी है, और बहुत बड़ा संघर्ष भी है। और एक मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक समस्या है कि जो जो समाज का माइंडसेट है, वो समाज का माइंडसेट ये है कि इनको अपने गांव के आसपास रखना नहीं, ये बाहरी लोग हैं, परदेशी लोग हैं, और ये किसी जमीन पे नहीं रह सकते ज्यादा दिनों तक, और इनको थोड़े दिनों बाद हकाल देना, भगा देना। तो ये एक दूसरी जो आयाम है, वो एक आयाम है। इसमें जो बात हो रही है तिरुमली नंदीबैल वालों, उन्होंने संघर्ष से सब हासिल किया, उन्हें कुछ मिला नहीं, उन्होंने दबंगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको बाहरी से दलित जो समुदाय है उनसे सपोर्ट मिला, और उन्होंने जमीन जमीन पर जब लड़ाई लड़ी और जमीन का हक हासिल किया, तो उनकी चीजें बदलती गई। और जब उनकी चीजें बदलती गई तो नई जनरेशन ने पढ़ना शुरू किया, और नई जनरेशन के जो रोल मॉडल थे वो प्रधानमंत्री और विधायक और लेखक नहीं थे, बल्कि बस कंडक्टर थे और पुलिस वाले थे, क्योंकि वो उनसे डरते थे। और वो डर उनका दूर खत्म हो गया जब बस कंडक्टर बने लोग, जब टीचर बने, जब थानेदार बने, तो वो डर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि यही कैरेक्टर सबसे ज्यादा डरा। और तो उस तरीके से परिवर्तन उनकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण। हम जब पहली दफा जाते हैं तो हमें कोई परिवर्तन नजर नहीं आता, पर उनके संघर्ष को जब हम देखते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन दिखता है। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या होती है, जब परिवर्तन आधा अधूरा होता है तो नए तरह के खतरे पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए इसकी जो अगली स्टोरी है वो है सैयद मदारी की स्टोरी, सैयद मदारी जो स्टंट करते हैं। उसमें क्या किया, उनको पता हासिल हो गया। बहुत अच्छी बात है कि उनको आज पता हासिल हो गया। उनमें एक कैरेक्टर है अब्दुल, सैयद अब्दुल, जिसने पहली बार 10th पास किया। अब आगे क्या करें, वो आगे के लिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। आप छात्रवृत्ति उसको मिल नहीं सकती है, और आरक्षण उसको नसीब नहीं है, क्योंकि वो जो जाति है उसका टेक्निकल पेज फंसा हुआ है कि भाई ये जाति किस में रखे। ये सैयद मदारी तो नई जाति है, इसकी जो सूची है राज्य सरकार के पास वो कहाँ पे है, वो नहीं है। कलेक्टर को समझ नहीं आता कि वो अब्दुल को अगर हमें वजीफा देना भी है या उन जैसे बच्चों को, तो वो तो जाति की सूची में है नहीं। तो ये तो बहुत
और वो इस तरह की कई जातियां जो कि अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती, मतलब इतनी संगठित नहीं है कि वो अपनी आवाज उठा सके। तो जो आधी अधूरी लड़ाई है जिसमें कि अब्दुल अगर पद पास करता है और पुरानी जो उसके प्रैक्टिसेस हैं वो भी छूट गए हैं, तो फिर एक बड़ी समस्या है, उसको भी मैंने रेखांकित किया। ये इस तरह के हैं। यानी जो उनकी पहचान का संकट है, चाहे वो अनुसूचित जाति के संदर्भ में हो या अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में हो या पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में हो, कि सरकारों के पास इन जातियों का कोई ब्यौरा नहीं है जिससे वो दर्ज कर सके और उनको प्रमाण पत्र मिल जाए ताकि वो आगे की अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। जी, आपने अपनी रिपोर्ट में आगे बहुत सारी चीजों पर बातचीत की है, उसमें गन्ने के खेतों का है, जिसमें आपने कहा कि गन्ने के खेतों में चीनी कड़वी है। और मैं इस संदर्भ में सवाल ये है कि किसानों और मजदूरों की समस्या को, उत्तर भारत के किसानों की समस्या अलग है, दक्षिण भारत के किसानों की समस्या अलग है, उत्तर पश्चिम पूरब तमाम तरह के किसानों की समस्याएं अलग है। एक पत्रकार के नजरिए से किसानों और मजदूरों की समस्या को आप कैसे देखते हैं? अभी हम देख रहे हैं कि किसान जो है वो 9 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर सरकारें जो हैं वो ये कह रही हैं कि हम आपके लिए चीज़ें लेकर के आए हैं। ऐसे में जब आप लिख रहे हैं और वो नवंबर 2010 से 12 तक का जो आपका ब्यौरा है, उसमें आप इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? भारत में जो किसान आंदोलन हो रहा है वो एक्चुअली बहुत छोटी मांगों को लेकर हो रहा है, लेकिन ये सरकार उन छोटी मांगों को भी अनसुना कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि इनसे जमीनें लेना है और कॉर्पोरेट को फाइनली देना है। तो इसके लिए क्या है, कृषि जब तक सस्ती नहीं होगी ये उनका सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए एग्रीकल्चर को महंगा कर दो, उसकी जो लागत है उसको इतना बढ़ा दो कि वो अफोर्ड ही ना कर पा और फाइनली कह रहे कि हम ये जो है खेती छोड़ रहे हैं, और इस तरीके से सरकारों का काम आसान हो जाएगा। आप देखिए जो मैंने जो मराठवाड़ा के गन्ना किसान है, अगर मैं एक मजदूर हूँ और मैं अपने गांव में रहता हूँ, मुझे अपने गांव में मजदूरी नहीं मिलती है, तो मैं क्या करूंगा, जो शुगर मिल है उसके बीच में जो मुकद्दम है, दलाल है, उससे कॉन्टेक्ट करूंगा और उससे कहूंगा कि मुझे कहीं तो मजदूरी दिला दें, तो वो मुझे कर्नाटक ले जाएगा। मतलब मैं अपने गांव में मजदूरी नहीं करूंगा, मुझे कर्नाटक जाना पड़ेगा 6-8 महीने, और कई बार घर पर ताला लगा के जाए। दूसरी तरफ कर्नाटक का मजदूर को कर्नाटक में मजदूरी नहीं मिलेगी, वो कॉन्ट्रैक्टर से बात करेगा और वो कहेगा कि नहीं सांगली में तुम्हें काम। तो सांगली का आदमी कर्नाटक जा रहा है, कर्नाटक का आदमी सांगली आ रहा है, काम दोनों जगह है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो दलाली है, उसमें ये हो रहा है कि वो काम उनको अपनी जगह पर नहीं मिल रहा है। ये एक नया सिनारियो। दूसरी बात यह है कि जो संगठित नहीं है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, ये बचपन से हमको सिखाया जाता है। लेकिन मजदूरों को मालूम है कि शिकारी कौन है, जाल कौन है, फंसा वो है, निकल नहीं सकता है वो, उसको सब मालूम है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं, कोई संगठन नहीं है, वो तो खुद ही काम मांगता है। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम है, संगठित नहीं मजदूर, और वो जो है इस तरीके से कर रहा है। उसके बाद उसकी अपनी समस्याएं बहुत ज्यादा है, और उन समस्याओं को रहकर वो नए तरीके की चीजें सोचता है। जैसे मेरे माइंडसेट टूटे, वो जल्दी शादियां कर देते हैं, क्योंकि जोड़ा बना के काम करने में मुकद्दम उनको ज्यादा पैसा देता है, ज्यादा कमीशन देता है, तो वो जो खेत जहां वो काम करते हैं वही रिश्तेदारी हो जाती है और वही उनकी शादियां हो जाती है। तो बाल विवाह जो है एक नए संदर्भों में हमारे सामने आता है। इस तरीके की कई आयाम हैं जो कि जिन पे सोचने की जरूरत है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें सरकारें जो है, सरकारें ने ध्यान देना बंद कर दिया है, और किस तरीके से वो जमीनें छोड़ रहे हैं, किस तरीके से पलायन कर रहे हैं, उस पर उसका कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो जो है उसका ध्यान ये है कि उनको जो लागत है वो बढ़ाओ, सब्सिडी का नाम का पैसा जो है वो कंपनी को दे दो। डायरेक्ट सब्सिडी देनी नहीं सरकार, डायरेक्ट सब्सिडी बीज पर नहीं देनी, डायरेक्ट सब्सिडी सिंचाई मजदूरी किसी चीज पर डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देनी है, वो कंपनी के माध्यम से उनको देना है।
तो फायदा जो पहुंचाना है वो कंपनी को पहुंचाना। और इस तरीके से जो किसान आंदोलन है वो कुछ बड़ी पर ये सरकार जो है इतनी निष्ठुर है और इस हद तक चली गई है कि उनकी वो छोटी सी मांग जो कि बहुत जायज है, जबकि वो मांग ही नहीं है, आपने क्रिएट करी हुई जो मांग है वो मांग को पूरा नहीं कर। जी जी, यानी कि समस्याओं का जो मूल है वो एक जगह से शुरू होता है, और जो आपने बताया कि किस तरीके से एक स्थान का मजदूर जो है वो दूसरी स्थान जाता है, वहाँ मजदूरी कर रहा है, और उसके मजदूरी के में अलग अलग समस्याओं का एक रूप बनकर आ रहा है, जिसमें बाल विवाह भी है, बाल मजदूरी भी है, कुपोषण भी है, यौन शोषण जैसी समस्याएं भी है, यानी वो उसके एक बरक में फैला हुआ है। जी, इसी से आगे जो आपने लिखा है सूरज को तोड़ने जाना, उसमें आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही, शिक्षा से बदलाव की। आज के समय में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और एक पत्रकार के नजरिए से मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या बदलाव की शुरुआत शिक्षा से ही संभव हो सकती है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, आज जो है शिक्षा ज्यादा जरूरी इसलिए है कि ये सरकार चाहती नहीं है कि जो है आप एक बेहतर नागरिक बने। वो चीजों को यथास्थिति में रखना चाहती है। जो उसका अप्रोच है वो यथास्थितिवाद है। और आप देखिए, अगर कहीं कुछ बदलाव हो सकता है तो वो सरकारी स्कूलों से हो सकता है, क्योंकि गरीब के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं सरकारी। अब क्योंकि आपके बच्चे सब निकल आए तो आपका इंटरेस्ट नहीं सरकारी स्कूलों से, इसलिए आप उसको खत्म करना चाहते हैं सरकारी स्कूलों को और उसकी बजाय प्राइवेट को। तो इससे यथास्थितिवाद इस तरह से है कि जिसके पास पैसा होगा वो एजुकेशन लेगा और उच्च शिक्षा हासिल करेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो दोयम दर्जे का नागरिक पीढ़ी दर पीढ़ी बने। ये यथास्थितिवाद जो है इन्होंने बहुत सोच समझ के इसको अपनाया है। दूसरी बात, वो जो बात कर रहे हैं बार बार टेक्निकल शिक्षा, इसका मतलब ये है कि वो ऐसे नागरिक बनाना चाहते हैं जो सवाल ना पूछे, क्योंकि आपका सामाजिक और पॉलिटिकल आप क्रिटिसाइज करोगे ना। अगर आपको सोशल साइंस पढ़ाई जाएगी तो आप पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करोगे, उस शिक्षा की बात होगी तो क्रिटिकल साइंस करोगे। तो वो कह रहा है इतनी पढ़ने की जरूरत क्या है, आप तो छोटा मोटा कुछ देखो और अपना जमा दो। तो मतलब उसका जो अप्रोच है, एक नागरिक के तौर पर सोचने का जो अप्रोच है, उसके जो अपने अधिकार है वो ये एजुकेशन दे सकता था। ये एजुकेशन, और ये इसमें रहा है। आज हम और आप जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उसी सिस्टम से होकर हम लोग क्रिटिकली सोच के बात कर रहे हैं। और ये क्रिटिसिज्म जो है जो क्रिएट करता है वो करता है समूह दबाव का समूह बना, जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। वो उसको हटाना चाहते हैं इस एजुकेशन के माध्यम से। और वो ये कह रहे हैं कि आप तो ये सब में मत पढ़ो, आप तो कुछ टेक्निकली कुछ कर लो, उच्च शिक्षा की बात मत करो, टेक्निकल कुछ कर लो, तुरंत कुछ काम धाम शुरू कर दो। तो ये जो अच्छा इसी मजदूर से बना ही देंगे। अनुभव जो आपका है, जहाँ आप महादेव बस्ती में जाते हैं और ये सूरज को तोड़ने वाली चीज लिखते हैं, उसमें आपका अनुभव क्या रहा था कि वे कैसे शिक्षा के माध्यम से अपने आप को बदलने की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नई चीज देख रहे हैं? देखिए, वो महादेव बस्ती का जो बस्ती है वो पारदी की बस्ती है, और पारदी की बस्ती पुलिस से डरती है और पुलिस पारदी से डरता है। वो एक सामाजिक ताना बाना है, उस चीज को तोड़ना था। और वो एजुकेशन के माध्यम से टूट सकती थी, क्योंकि चीजें जो बदलती है वो स्कूल सेंटर होता है किसी गांव का, जहां से चीजें बदल सकती। और वो सेंटर था स्कूल, और वहां बाहरी दबाव, बाहरी समूह आके उस चेंज को कर सकता था, और उन्होंने करने की कोशिश भी करी। लेकिन उस गांव से बाहर जो सोचने वाले लोग हैं वो तो उनको अपराधी सोचते ना। समस्या वहां आती कि जब वो अपनी छोटी सी बस्ती से बाहर निकलते तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है। सवाल ये नहीं है कि वो 5वीं तक पढ़ेंगे, 6वीं के बाद क्या होगा, 7वीं और 8वीं के आपने मिडिल स्कूल में बना दिया, तो 9वीं और 10वीं के बाद क्या होगा, 11वीं और 12वीं के बाद क्या होगा। वो एक जो अप्रोच है, वो जो एक प्लान है, वो नीतिगत चीज है, उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं। इसीलिए दूसरी बात यह है कि महादेव बस्ती के बाहर भी ऐसे स्कूल बनाने की जरूरत है जो संवैधानिक शिक्षा के
शिक्षा की बात करें, जिसमें स्वतंत्रता की बात हो, न्याय की बात हो, न्याय की बात हो, है ना, और समता की बात हो, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएंगे महादेव बस्ती के बच्चों को। क्योंकि उनमें समानता जब तक नहीं आएगी, स्वतंत्रता की फीलिंग नहीं आएगी, बंधुत्व की फीलिंग नहीं आएगी, न्याय की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो पार्टी के जो बच्चे हैं उनको वो नहीं करेंगे। इसलिए हर एक स्कूल में संवैधानिक शिक्षा के पाठ्यक्रम होना चाहिए, और वो पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको इनबिल्ट कराने के लिए कई तरह के उपक्रम होना चाहिए। खेल खेल में बच्चे सीखें, और ये जितने भी विभेद हैं, आर्थिक विभेद हैं, जातीय विभेद है, वो टूटे। ये एजुकेशन का टूल एक कंपलसरी होना चाहिए। पर इस पर सरकारें अभी बात नहीं कर रही। उनका पूरा जोर है कि कॉर्पोरेट कर दो, सारी चीजों को आप कॉर्पोरेट कर दो और इसको बेच दो, इस सेक्टर को भी, जैसे कि बाकी सेक्टर को बेचा है। उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर काफी हद तक बिक गया है, और जितना बचा कुचा है वो भी बेच दो। इसलिए वो सरकारी स्कूलों में ताला मारते जा रहे हैं। जी, आपकी अगली रिपोर्ट जो है वो संगम टेकरी गुजरात से है। इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल है कि गांवों से जब पलायन होता है तो लोग शहर आ जाते हैं, शहरों से जब पलायन होता है तो वो कहाँ जाएंगे? आपने जो शहरों में रहने वाले वो छोटे वर्ग के मजदूर लोग हैं जो अपनी छोटी मोटी झोपड़ियां बना लेते हैं, आप शहरी विस्थापन को कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली शहरी विस्थापन ग्रामीण विस्थापन का एक्सटेंशन है, विस्तार है। जब नर्मदा के आदमी को आप मार मार के ढकेलोगे, कुछ काम नहीं दोगे, तो वो सूरत जाएगा, और जब सूरत जाएगा तो वहां पर उसका कुछ स्वागत फूलों से नहीं होने वाला, बल्कि उसको लोग देखकर कहेंगे ये कहाँ से आ गया। ये जो उपेक्षा का भारत है, ये बात केवल गांव की नहीं, ये शहरों की भी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीतिगत चीज जो है वो शामिल होनी चाहिए कि इनका फाइनली इनका क्या होने वाला है। अब जब आप शहर से निकाल रहे हो, जब आप गांव से निकाल रहे हो, तो नीति में कहीं कोई जगह है क्या? और नीति में अगर कहीं कोई जगह नहीं, तो वो गांव में भी परेशान है, शहर में भी परेशान है। क्योंकि गांव में भी जातीय ढांचा है, और जो उठकर शहर में आ चुका है, वो जो मानसिकता है वो आसानी से बदलेगी नहीं। उसको बदलने के लिए जो संवैधानिक अधिकार है वो लागू कराना जरूरी है, क्योंकि खुद कोई भी समाज देगा नहीं। तो जब तक वो खुद सशक्त नहीं होंगे, कोई समाज उसको देगा नहीं। इसीलिए संवैधानिक अधिकार न केवल सुरक्षित रखने की जरूरत है, बल्कि उनको और सशक्त बनाने की जरूरत है। तभी जो है उनको जो उपेक्षित भारत है, उपेक्षित भारत नहीं रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि वो बात तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि वो यथास्थिति बात जो है वो उसको बनाए रखना चाहते हैं। और ये जो बात आप कह रहे हैं सूरत की, ये एक तरह की ऐसी बात है कि शहर को हमको कैसा बनाना, तो भाई साहब लंदन जैसा बना, तो सारे शहर भारत के लंदन जैसे। तो उसकी जो अलग एक आयाम है, ब्यूटी जो है कि भोपाल भोपाल जैसा है, बनारस बनारस जैसा है, इंदौर इंदौर जैसा है। आपका एक मास्टर प्लान है कि सबको सूरत बना देना, क्योंकि सूरत में एक नदी है, और वो टेम्स नदी जैसा जो है उसको वैसे ही उसकी रहवास को बनाना है, और जैसा लंदन दिखता है वैसा सूरत दिखे, फिर वैसे ही भोपाल दिखने लगे, और वैसे ही दिल्ली दिखने लगे। तो सारे शहर एक जैसे दिखेंगे, तो उसका जो अपनी जो जिंदा दिली है, उसका अपना जो कल्चर है, उसको वो छिन जाएगा भारत के शहरों का। तो ये तो खैर एक दूसरा आयाम है। लेकिन मूल बात ये है कि इस शहर को जो चलाते हैं, जो हमारे मजदूर चलाते हैं, उनको अब ये कह रहे हैं, अब विकास से भी आगे बात होने लगी। अब कहते हैं सीधा सीधा मॉल बनेगा, और इस मीडिया का मॉल बनेगा, है ना। भोपाल में इस मीडिया का मॉल बनेगा, आप यहाँ से निकल जाओ, संजय नगर बस्ती वाले यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस मीडिया ग्रुप का मॉल इस जगह बनेगा, है ना, प्रेस कॉम्प्लेक्स के बाजू में। तो अब तो सीधे सीधे बात ये हो रही है, विकास की बात भी नहीं कर रहा, तो सीधी सीधी बात ये कर रहा है कि कॉर्पोरेट के लिए आपको देना है, सूरत में भी मॉल बनेगा, अब आप यहाँ से जाओ, कितनी दूर जाओ, 25-30 किलोमीटर। तो उसके पास आएगा कैसे वो 25-30 किलोमीटर, और जो उसका मैदान रहा है, क्योंकि आप क्या है, जब डिस्प्लेस करते हो ना, तो आप जमीन नहीं देते, आप बिल्डिंग देते हो। और तो बिल्डिंग में तो उसको चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां माला देते हो आप, लेकिन जो जहां से उसको डिस्प्लेस करते हो वहां उसकी पूरी दुनिया होती है, वो दुनिया आप नहीं देते। डिस्प्लेसमेंट के नाम पर जो पुनर्वास है, वो पुनर्वास बहुत थोड़ा है, लेकिन वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। ये आज भी ये सवाल है। ये मतलब मैं जब 2008 की स्टोरी पढ़ता हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं आज की स्टोरी पढ़ रहा हूँ। जी, तो कोई चेंज तो पुनर्वास और विस्थापन के संबंध में ही हम नर्मदा की बात करते हैं।
और आपने अपनी अगली रिपोर्ट वही लिखी है कि वे तुम्हारी नदी को मैदान बनाएंगे। और नर्मदा पर हमने बड़े आंदोलन देखे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा, और आज भी उस आंदोलन से उपजे हुए बड़े लोग हमारे सामने हैं। आपने जो नर्मदा पर लिखा, आप नर्मदा नदी की मूल समस्या को कैसे देखते हैं? उसकी मूल समस्या क्या है? उसकी मूल समस्या है कि वो सरकारों की नज़र में, कॉर्पोरेट की नज़र में एक संसाधन है, रिसोर्स है, रिसोर्स से ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी जंगल रिसोर्स है, उसका जल रिसोर्स है, उसकी जमीन रिसोर्स है। आप उस पर कब्जा करना चाहते हो और उसको टेक्निकली देखना चाहते हो, बस उसकी जड़ वही है। इसके पहले जो सरदार सरोवर डैम हुआ या जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो बहुत बात हो चुकी है। नए तरीके के खतरे को लेकर मैंने ये सवाल उठाया, नए तरीके के खतरे की भाई इसको जंगल काट देना। नर्मदा जंगल से निकली नदी है, कोई गंगा नहीं है कि ग्लेशियर पिघला और नदी बह गई। जंगल नदी रहेंगे बह तो नर्मदा रहेगी। आपने जंगल काट रहा धीरे धीरे, इसलिए नर्मदा के लिए वो एक संकट की शुरुआत वहां से होती है। थोड़ा और आप आएंगे तो आप कह रहे हैं कि अब और पावर प्लांट लगेंगे, तो और पावर प्लांट लगेंगे। थोड़ा और आप आएंगे तो उसकी जो एग्रीकल्चर है पूरा की पूरा, वो पैटर्न बदल रहा है। एग्रीकल्चर का पैटर्न पंजाब के पैटर्न पे जा रहा है पूरा की पूरा। तो वो कैसे बदल रहा है उसकी बात है इसमें, कि वो जो हमारे गांव की जो होती थी वो जैविक खेती होती थी, अब वो केमिकल खेती हो रही है, मशीनरी खेती हो रही है, मैकेनाइज पूरा करते हैं। उसमें नए तरह के वो आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं जो ज्यादा पानी मांगते हैं, और आने वाले 20-25 सालों में वहाँ एक नए तरह के संकट हमको देखने को मिलेंगे। वो है। तो मेरी पूरी यात्रा घुमक्कड़ नहीं है, मैं मतलब सिर्फ घुमक्कड़ कहना पसंद नहीं करता, सामाजिक उसके जी। आगे लगाना चाहिए। सामाजिक घुमक्कड़, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं। सामाजिक तौर पर चीजें कैसी चल रही नर्मदा के अंदर, वो कि वो सहायक नदियां भी खत्म हो रही और रेत माइनिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, और सबको नर्मदा का पानी चाहिए। भोपाल को चाहिए, इंदौर को चाहिए, देवास को चाहिए, तेंदुखेड़ा को चाहिए, देवरी को चाहिए, सबको नर्मदा का पानी चाहिए। गुजरात को नर्मदा का पानी चाहिए, राजस्थान को चाहिए, सबको नर्मदा का पानी चाहिए। बिजली के लिए नर्मदा का पानी चाहिए। बिजली के अलावा आपका जो घरेलू है उसमें खेती में नर्मदा का पानी चाहिए। तो उसकी जो अपेक्षाएं हैं, और दूसरी नदियों के लिए नर्मदा का पानी चाहिए, क्षिप्रा में डालो नर्मदा का पानी, है ना। तो ठेका आधारित जो है वो सारी चीजें, तो वो नए तरह की संकट को बतौर पत्रकार, बतौर रिसर्चर नहीं, बतौर रिसर्चर मैं नहीं कह रहा हूँ, बतौर बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, बतौर पत्रकार बहुत सीधे साधे तरीके से लोगों से बात करते हुए मैंने उनको रखा। जी, यानी जो मूल समस्याएं हैं वो जंगल से जुड़ी हुई हैं। नर्मदा जो है वो जंगलों की नदी है, वहीं से उसके पानी का मूल स्रोत है। अगर जंगल नष्ट होंगे तो नर्मदा भी एक दिन जो है वो नष्ट हो जाएगी। आपके अगली रिपोर्ट में जहां आप बातचीत कर रहे हैं राजस्थान पर, सुबह होने में देर है, बलात्कार से पीड़ित उस महिला का और ख़ास तौर पर दबंग जातियों का, आमतौर पर संविधान के नज़रिए से, कानून के नज़रिए से बलात्कार एक जघन्य अपराध है, और आज भी भारत के कई इलाकों में ऐसी खबरें दर्ज ही नहीं होती। इस उत्पीड़ित चीज को और ख़ास तौर पर महिलाओं से संबंधित आपका अनुभव कैसा रहा जब आप वो रिपोर्टिंग करने गए? और आपने लिखा भी है कि वो महिला ने कहा कि मेरा नाम और फोटो आप छापिएगा। एक्चुअली हमारे परिवार में अगर इस तरह की कोई घटना घटती तो सबसे पहले हम लोग उसको छिपाने की कोशिश करते, क्योंकि जो चीज है वो इज्जत है। तो उसने यही कहा कि अब इज्जत जो मेरे अपने घर वालों और अपने गांव में इज्जत नहीं रही, तो अब मैं इससे डरूं क्या? डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप आखिरी में डरते हो इज्जत से। जब इज्जत ही चली गई तो डर किस बात का? लेकिन ये सवाल सोसाइटी के लिए है कि लड़की की इज्जत चली गई तो आपका और परिवार का फर्ज है उसको बचाने का, और ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पहली कड़ी होता है परिवार छिपाने का, दूसरी कड़ी वो कहता है कि हमें जस्टिस चाहिए, तो लोग अनसुना करते हैं। जब वो थाने में जाते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं और वो वहां थाने में जाके डीलिंग करते हैं, इतना नहीं इतना पैसा ले लो, बात को रफा दफा करो। तो वहां, अब वहां अगर नहीं मानते तो वो होती है बड़े लोगों की बेइज्जती करना।
कि इतने बड़े काका है, ताऊ है, चौधरी है, आपने इनकी बातों को नहीं माना और ये डीलिंग कराने गए और पैसा देने को भी तैयार और बावजूद आपसे लड़ रहे, मतलब ये तो ठीक नहीं। तो यहाँ ये जो अप्रोच है ना, ये बाधा बनती है। मैंने इस कहानी में ये बताया कि थाना और कचहरी तो दिक्कत है ही, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत ये समाज है जो कि उनको बीच बीच में रोकता है और बाहरी समूह उसके साथ नहीं रह सकती 20 सालों तक। वो उसको उसी के समाज के बीच रहना, और उनकी मानसिकता ऐसी है। तो उसमें एक कैरेक्टर है जो आज भी लड़ रही है, लेकिन उसका घर जो है गांव से बहुत दूर और गांव से उसका कोई लेना देना नहीं। एक कैरेक्टर है जो कि गई थी थाने, लेकिन उसको लौट के आना पड़ा और एडजस्टमेंट करना पड़ा, और वो रहती है लेकिन खुश वो भी नहीं। तीसरी एक और कैरेक्टर है जो इस अंतर्द्वंद में है कि मैं थाने जाऊं कि गांव वालों के साथ, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए तो उसको जो है दबंग के पास जाना पड़ता है। और तो उस समय तो सीरीज खड़े नहीं ना वहां पर। तो ये जो समस्या है, ये जो समस्या है, इसको मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया, मैंने इसको जो के त्यों एक कहानी के तौर पर रखा। जी, अगली जो आपकी रिपोर्ट है वो है बस्तर से, छत्तीसगढ़ से। और जैसे ही छत्तीसगढ़ का नाम आता है, दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, वो है नक्सली। नक्सली समस्या को एक पत्रकार के रूप में आप कैसे देखते हैं? बस्तर में और उससे जुड़े हुए इलाकों में आपने कई इलाकों का जिक्र किया हुआ है, आपका अनुभव कैसा रहा था? देखिए, बस्तर में मैं कहूँ कि मैंने खाकी रिपोर्टिंग करी, गोलियां चल रही थी, उनके बीच से मैं गुजर गया, उन परिवारों को मैं जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, सीआरपीएफ जवानों को जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस्तर को मैंने अपनी नजर से देखा, एक मध्यम वर्ग की जो नजर है, बहुत समय तक जो गांव और शहरों में रहा है लेकिन बस्तर में कभी नहीं घुसा, उस नजर से पहली बार बस्तर को देखा है। उसमें जो मैंने किया है वो न्यूज रूम में मैं क्या सोचता हूँ, न्यूज रूम के बाहर में क्या सोचता हूँ, उतनी सी बात है। मैं बहुत बड़े दावे नहीं करने वाला हूँ। बस्तर में मैंने बहुत जबरदस्त रिपोर्टिंग करी, लेकिन उसका जो एंगल है वो ये है कि आप न्यूज रूम के अंदर कैसे सोचते हो। तो मैं जब न्यूज रूम के अंदर रायपुर में हूँ तो मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ जिनसे मैं कभी नहीं, और जब मैं बस्तर जाता हूँ तो वहां की फाइल उठा के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस खबर को फ्रंट में होना चाहिए, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो खबर फ्रंट में नहीं, और वो अपनी जगह सही है, क्योंकि वो 18वें युग में जी रहा और हम 21वें युग वालों को देख रहे हैं। तो जब वो खटिया लगा के जब वो ले जाते हैं कई किलोमीटर तक, उल्टा खाट करके एम्बुलेंस बना के पैदल चलते हुए जगदलपुर के अस्पतालों में, तो हमें लगता है ये 19वीं शताब्दी का इसकी खबर बननी चाहिए, ये फ्रंट पे जाना चाहिए। उनके लिए ऐसी खबरें कई बार कर चुके हैं, तो वो उस खबर को तवज्जो नहीं देते। ये जो माइंड सेट है पहली बार देखने का और बार बार देखने का, उनका अभ्यस्त हो जाना और हमारे लिए बहुत बड़ी खबर होना, इस माइंड सेट से मैंने कुछ चीजों को देखा, जिसमें कई सारे उदाहरण, इसमें से एक कुछ जगह में गया भी गाँव में, छोटी छोटी जगहों पर, आखिरी में बाजार में भी गए, तो वो जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजों को मैंने देखा और जो करते हो रखा। कोई बहुत बड़ा दावा नहीं किया मैंने, और कोई बहुत बड़ा मैंने ये नहीं कहा कि बहुत जो है ये मेरे चैलेंज है। बतौर पत्रकार मेरा चैलेंज ये है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरा चैलेंज ये नहीं है कि मैं माफिया से डर रहा हूँ, कि नक्सल से डर रहा हूँ, कि सीआरपीएफ से डर रहा हूँ। मेरा है पहले अपने आप का चैलेंज ये है कि मैं बहुत इमोशनल, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसकी आदत मुझे रही नहीं। ये बस्तर के बाहर की, फिर उससे मैंने कनेक्ट करके देखा कि बस्तर के बाहर कैसी है, तो बड़ी दुखद कहानियां उसमें, वो उन दोनों को रिलेट करके मैंने एक पिक्चर खींची कि भाई ये स्थिति है, और उसको मैंने अपनी दृष्टि से उसको मैंने ताना वाना बुना। यानी जो वहाँ के लोग हैं उनके देखने का नज़रिया अलग है और जो बाहरी लोग हैं उनके देखने का नज़रिया अलग है। आमतौर पर जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं उसका मूल वहाँ पर नज़र आता है, और जब हम किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं तो उसको देखने का नज़रिया भी वैसे ही हो जाता है। यानी जो मुख्य खबर है उनके लिए जो होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि कोई और दूसरी है। इसीलिए जब बाहर से
कोई रिपोर्टर जाता है और वो उस खबर को लाता है तो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बस्तर के जो लोग हैं उनको लगता नहीं है कि ये खबर, वो ऐसा होता है जैसे मेरे गांव में भी कुछ ऐसी घटना है कि मुझे कभी लगता नहीं है कि ये कोई खबर है, लेकिन बाहर के आदमी के लिए वो खबर है। और फिर मुझे लगता है कि हाँ ये स्टोरी कर दी, खबर तो थी। लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ कि ये तो बहुत पुरानी खबर है। लेकिन ये जी जी। माइंड सेट जो होता है, ये जो सोचने का नजरिया, जो पहली नजर होती है ना, इस पहली नजर और बार बार जो देखी गई नजर है, मैंने वस्तु को उस नजर से देखने की कोशिश करी है। कुछ एक दिन रहा हूँ लेकिन उसी नजर से देखने की कोशिश करी है। आपने या इसी छत्तीसगढ़ का जिक्र भी किया जिसमें धान के कटोरे में राहत का धोखा नामक आपने लिखा, और उसमें आपने बताया है कि किसान और मुआवजा एक बहुत बड़ी पहेली है कि किस तरीके से सरकारें जो हैं वो दावा करती हैं कि हमने इतना मुआवजा दिया है लेकिन किसान तक नहीं पहुंचता। इसको आपने कैसे देखा, और किसान अपने तरीके से इसको कैसे अनुभव करता है? आप पत्रकार रहे हैं, आप उनके बीच में गए हैं, आपका क्या अनुभव रहा? देखिए इसमें दो आयाम है। एक तो सबको पता है कि जब सूखा आएगा, जब बाढ़ आएगी तो मजे किसके होंगे। तो बड़ा बड़ा दावा किया जाता है कि बहुत ही बड़ी बाढ़ आई है, बहुत बड़ा सूखा आया, वैसी पिक्चर बताई जाती ताकि वो क्रिएट किया जाए कि पैसा आ जाए। तो एक बार जब पैसा आ जाता है तो किसकी बल्ले बल्ले होती है, ये कहानी सबको पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं। तो वही कहानी का है। उसी कहानी को मैंने अपने तरीके से उसमें रखा है। तो खास तौर से छोटे किसान और मजदूरों की बात मैंने करी है कि उनसे जमीनें किस तरह से जा रही, और जो राहत है वो धान के कटोरे में मतलब जो राहत है वो कुछ भी नहीं है ना। तो वो सारी चीजों को मैंने उसमें रखने की कोशिश करी है। और इसमें देखिए विविधता क्या है, एक गांव में अवेयर है लोग कि ये काम सरकार का, प्रशासन का। दूसरी जगह जाओ तो उनको पता ही नहीं कि ये काम सरकार का, प्रशासन। एक गांव चेतना वाला है, दूसरा गांव जो है चेतना शून्य है। और बुंदेलखंड में खास तौर से आप जाओगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी तो वो कहते हैं कि ये काम सरकार का है। उनको आश्चर्य होता है, हमें बताते हैं तो वो हमसे पूछती है कि क्या वाकई में ये सरकार का काम है। तो उनको वो बुनियादी चीजें मालूम नहीं होती। तो ये तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। और वही बात है कि कोई संगठित नहीं है। उनको पता है कई लोगों को कि ये जाल है, शिकारी कौन है, हम फंसे हुए हैं, लेकिन जाल को तोड़ के नहीं जा सकते। तो ये इसमें हमको छटपटाहट होती है जब हम बाहर से देखते हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो सपाट स्टोरी हमने कर दी। किताब नहीं आई, लेकिन आज के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जो हम महसूस कर रहे हैं, भाषा की जो बेचैनी है, मुद्दों की जो बेचैनी, कैरेक्टर की जो बेचैनी, घटनाओं की जो बेचैनी, वो कैसे एक सिरे में आएंगे। और उसमें मैं अपने आप की, मेरी आवाज कहाँ होगी, मेरी आवाज कहाँ होगी अपने आप की। वो आवाज भी मेरी जो है चली गई है। रिपोर्ट में तो वो आवाज है नहीं मेरी। मैंने अपनी आवाज को कैलकुलेट किया क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मेरा कोई बजट पास नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़े एनजीओ से मेरा बजट पास नहीं हुआ था, 5 स्टार होटल में नहीं रुकना था, मेरे मेरे पास कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी। तो वो एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करना था। और कि मैं कभी कोई सरकारी उसमें रुका नहीं बंगले में। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपीरियंस भी मेरे अपने, जिसको कि मैं उसमें इंक्लूड करना चाहता था, और वो मैंने किया। जी जी। एक अंतिम सवाल कि इस पुस्तक की योजना, आमतौर पर रिपोर्टर हैं वो रोज रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट छप जाती है, लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आपका जो एक पूरे एक दशक की ये जो रिपोर्टिंग है, इस रिपोर्टिंग की पुस्तक की योजना कैसे बनी? देखिए पुस्तक की योजना क्या होता है, जब आप रूटीन में रहते हो ना तब नहीं बनती, और हो सकता है बनती भी हो। जब आप ब्रेक लेते हो ना कोई चीज में तो आप सोचते हो ये सारी चीजें। 2017 में मैंने लास्ट काम किया राजस्थान पत्रिका रायपुर में, 30 जून 2017। जब मैं छोड़ रहा था तो अपने पीछे का सफर याद कर रहा था कि एक्चुअली मैं तो मेन स्ट्रीम से बाहर आ गया हूँ और सब अब शायद ना लौटूं, लेकिन मैंने कहाँ से चीजें शुरू करी थी और क्या क्या होता गया मेरे साथ। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप बनती, कई बार परिस्थिति उसको बनाती। तो उसमें ये था
कि मैं तो ये बात कह ही नहीं पाया, मैं तो इस कैरेक्टर से मिला ही नहीं, या इस कैरेक्टर की बात को मैं अच्छी तरह से ले ही नहीं पाया, और जो मैं रूखा सूखा लिखता रहा हूँ उसको पढ़ भी कोई नहीं रहा एक्चुअली। ये भी एक चीज थी, और मैं तो खुद ही मतलब मुख्य धारा से बाहर। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे एक लंबी रिपोर्ट लिखना चाहिए अपने एक्सपीरियंस पर, और पुराना जितना भी मैंने काम किया था उस पूरे एक्सपीरियंस पर, उस सफरनामे को मुझे लिखना चाहिए। ये कभी तो मेरे दिमाग में आया, और इस तरीके से ज्ञान जी ने, ज्ञान रंजन जी जो है वो पहल के संपादक रहे पर पूना है, और उनको मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट बहुत अच्छी, पहल इसको लगातार छापेगा सीरीज में। हालांकि उन्होंने 2 या 3 छापे। फिर जब मैंने सोचा 2 या 3 पहल में छप सकते हैं तो इसको और बढ़ाते हैं, और फिर करीब मैं लिखता गया, और मैंने बहुत सारी लिखी। और मैंने एक देश 12 दुनिया राजपाल को दी तो उसमें 11 दुनिया थी, एक दुनिया गायब थी। नाम उसका टाइटल था एक देश 12 दुनिया, एक दुनिया कमाटीपुरा की गायब। तो उन्होंने कहा कि इसमें 11 है, 12 का 12 मैंने अपने आप को छिपा लिया था कमाटीपुरा, क्योंकि मिडिल क्लास के जो माइंड सेट होते हैं जिसमें वो खुलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत निजी बातें भी उसमें कही, बहुत निजी बातें कही। फिर मैं लिखने के बाद मुझे डर लगा, शर्म आई अपने आप पढ़ते हुए। मैंने कहा इसको छिपाते कुछ और देंगे, कुछ दूसरी स्टोरी देंगे, लेकिन वो 11 स्टोरी थी, उनको जल्दी देनी थी, तो मैंने वही स्टोरी दे दी। मुझे भी बेंगलोर जाना था उस समय, और मैं वो स्टोरी देके चला गया। तो वो फिर 12वीं स्टोरी जो कमाटीपुरा की है वो आई, और इस तरीके से इसकी जो प्रक्रिया हो रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष जी, पुस्तक के लिए भी और इस सार्थक बातचीत के लिए भी। कि अगर कोई दर्शक सवाल करना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं। कोई सवाल तो है नहीं शिरीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे ऐसी ही एक नई पुस्तक पर हम बातचीत करेंगे, और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि दर्शकों के तमाम सवाल, और जो नए पाठक हैं जो इस किताब को अभी पढ़े नहीं हैं और पढ़ने की कोशिश में हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम के लिए आप जुड़े। एक्चुअली आपका मैं धन्यवाद नहीं कह सका। सबसे अच्छी बात तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा इस किताब को, 2-3 बार पढ़ा इस किताब को, और आपने दूसरी किताबों को भी पढ़ा इस किताब को, तो काफ़ी अच्छी आपकी जिस पर आपका जो ऑर्डर है, तो धन्यवाद बहुत मामूली शब्द लगता है, इसलिए भी मैं बार बार बोल नहीं नहीं धन्यवाद नहीं लेकिन सारे सवालों ने अभी तक डिस्कशन हुआ है, उन डिस्कशन से बाहर पहली बार मैंने अपनी करीब करीब पूरी बात आपके सामने रखी है, और इस मायने में ये डिस्कशन महत्वपूर्ण है कि 1 to 1 हमने पूरी, और एक तरह से कह सकते हैं मेरा पहला इंटरव्यू है। अभी तक जो हुआ वो डिस्कशन थे, और भी कई अप्रोच आ रहे थे, और वो अच्छा था, क्योंकि आप तो इसी तरह से सोचते और बार बार एक ही जवाब दो किसी भी सवाल का। पर इस बार जो बातचीत हमारी हुई है उसमें ये हुआ है कि मैं काफी कुछ अपना किताब को लेकर कह रहा हूँ। नहीं, अब लेखक से यही उम्मीद की जाती है कि वो सवालों के जरिए जो है वो पाठकों तक अपनी बात पहुंचा दे। हाँ, पीयूष, मंच आपके हाथ में है। धन्यवाद आप सभी का। रचयिता परिवार की ओर से तमाम साहित्य प्रेमियों और जो दर्शक जुड़े थे और जो आगे भी जुड़ेंगे, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और खास करके शुक्रिया शिरीष खरे जी का, जो अपने महत्वपूर्ण समय में से निकाल करके हमारे पाठकों से रूबरू हुए और जुड़े, और उनकी किताब जो सच में मैं कहूँ तो पढ़ने योग्य किताब है, क्योंकि इतनी जल्दी और इतनी तेजी से एक किसी किताब को जो आलोचक या लेखक ले रहे हैं अपने हाथ में, यह मैंने अपनी छोटी सी उम्र में अभी तक नहीं देखी थी। और किसी किताब की जो रोज समीक्षा आ रही हो, यह भी मैंने नहीं देखा था। तो मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैंने भी इस किताब को पढ़ी है, और सच में मैंने एक हिंदुस्तान का वह उन हिस्सों से भी रूबरू हुआ हूँ जहां पर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर संवेदना है। मैं मानता हूँ हर संवेदनशील इंसान उस चीज को महसूस कर सकता है जो इस पुस्तक में लिखी गई है। तो मेरी भी यह गुजारिश है कि जो भी पाठक, जो भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े या जो आगे जुड़ेंगे,
वो इस किताब से गुजरे, वो जरूर इस किताब को पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में यह किताब जो है अपने आप में एक मुकाम हासिल करेगी। तो आप सभी साहित्य प्रेमियों का, आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका भी कि आप जुड़े और एक जानकारी और दे देते हैं जी दर्शकों को और पाठकों को। जिस तरीके से ये किताब इतनी चर्चित हो रही है, कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल ने बुक ऑफ द ईयर के रूप में 2 पुस्तकों का चुनाव किया है। उसमें पहली पुस्तक है वाह उस्ताद वाह, ये हिंदुस्तानी अकादमी से प्रकाशित हुई है, और माफ कीजिएगा प्रकाशन ये राजपाल से ही है, लेकिन हिंदुस्तानी संगीत अकादमी का यह पुस्तक है। दूसरी पुस्तक में जो है वो एक देश 12 दुनिया है, ठीक है। तो ये 2 पुस्तकें जो हैं वो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में चुनी गई हैं, जो कि बुक ऑफ द ईयर हैं। तो आप सभी जरूर इस पुस्तक को लें और इस पुस्तक से होते हुए उस भारत को समझने की कोशिश करें जिसको मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं दिखाता है। केवल कभी कभी छोटे मोटे कॉलमों में हमें नजर आ जाता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, चाहे वो मदारी हो, वैश्याएं हो, कुपोषण हो, भूख हो, बेरोजगारी हो, हम उसको देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब ऐसी किताबें हमारे सामने होती हैं तो वो हमारे मर्म को जगाती हैं, और वही मर्म हमें जो है वो मनुष्य बनाता है, विवेकशील बनाता है। तो आप सभी से यह निवेदन है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और इतने कम समय में बुक ऑफ द ईयर का खिताब जीतने के लिए भी मैं कहूँ तो सही में ये अपने आप में एक अलग मायने रखता है कि मात्र 3-4 महीने हुए हैं इस किताब, 3 महीने हुए हैं मात्र इस किताब को, और बुक ऑफ द ईयर हो गया है। तो आप सभी पाठकों का और आप सभी का रचयिता पूरे टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।